हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में टाइफाइड रोग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया और ये भी जाना कि टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे निमोनिया रोग के बारे में, साथ में हम अतिसार या पेचिश के बारे में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया रोग जो होता है वह एक जीवाणुओं के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बताना ये ज़रूरी है कि निमोनिया रोग से सबसे अधिक अगर संक्रमित कोई होता है तो वो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों में निमोनिया के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक रहता है। अब ये निमोनिया रोग किन जीवाणुओं से होता है इसको हम समझते हैं। एक जीवाणु है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा भी निमोनिया रोग होता है। इस नाम से न्यूमोनी से भी हमको समझ में आ रहा है कि यह क्या है, निमोनिया उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु है। फिगर में आप देख लीजिएगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति के बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का चित्र है। अब एक और भी बैक्टीरिया है, या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया होता है इससे भी निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इस निमोनिया रोग के लक्षण क्या है और किस तरीके से इसका हम उपचार करते हैं इसको अच्छे समझते हैं। बात हम करते हैं रोग के लक्षण के, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे फुफ्फुस जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, मानव के जो पसलियों के अंदर क्या होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। गुब्बारे की तरह संरचना होती है, जोड़े में पाए जाते हैं। और होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को समझें, हम फुफ्फुस यानी लंग्स के संरचना को देखते हैं तो इस फिगर में देखिएगा कि जो लंग्स है उसके अंदर गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं। और उन छोटी छोटी जो अंगूर की तरह संरचना है उसको हम वायु कोष्ठ या फिर एल्वेलाई कहते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो लंग्स होते हैं उनमें अंगूर की तरह संरचना पाई जाती हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं। इनका काम होता क्या है, इनका काम होता है कि जो सांस या मुंह के द्वारा हवा अंदर जाती है उसमें से ऑक्सीजन को खून के माध्यम से, यानी एल्वेलाई एक माध्यम है जहाँ पे रक्त ब्लड आता है, खून आता है और वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन खून में यानी रक्त में चली जाती है, शरीर में चला जाता है, जबकि रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आ जाती है जिससे वो मुख से बाहर निकले। अब होता क्या है कि जो फुफ्फुस के वायु कोष्ठ होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं और जैसे बैक्टीरिया लंग्स तक पहुंचते हैं तो इन वायु कोष्ठों में एक तरल, एक लिक्विड भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सीने में दर्द रहता है और सर्दी जुकाम के लक्षण आ जाते हैं। अब इससे समस्या क्या होती है कि वायु कोष्ठ में तरल भर जाने से जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ में जैसे इस बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, इन्फेक्शन, संक्रमण बढ़ता है, तो उस बच्चे में ज्वर, ठंडी लगना, खांसी और सिर दर्द जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अब साथ में और यदि इस बीमारी का सही समय पे उपचार न किया गया या लापरवाही की गई तो होता क्या है कि और गंभीर स्थिति आ जाती है जब बच्चों में, तो उस बच्चे की ओंठ और अंगुलियों के जो नाखून होते हैं वह धूसर रंग यानी ब्राउन कलर के हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो क्या पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। तो फिगर में भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से निमोनिया के रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। अब बात आती है उपचार की, या ये कहें कि इनका पहले हम समझते हैं कि संचरण कैसे होता है, ये रोग फैलता कैसा है। यह रोग संक्रामक रोगों में आता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो उसके जो नाक से क्या होते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, जो बूंदें नाक की बाहर निकलती हैं नाक से, उस ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, वो जीवाणु होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपके बगल में है तो यदि कोई संक्रमित व्यक्ति छींक रहा है तो उसके बगल में जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी निमोनिया होने का खतरा रहेगा।
साथ में यदि कोई इंसान छींकता है तो वो हाथ का प्रयोग करता है हैंकी की जगह। तो हाथ का जब प्रयोग करता है तो उसके हाथ में भी ये जीवाणु बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो किसी भी वस्तु को छुएगा, किसी बर्तन को छुएगा या दरवाजे को छू रहा है या मोबाइल को छू रहा है तो उसका जो प्रयोग करेगा उसको भी संक्रमण का खतरा बना रहेगा। साथ में एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसके मुंह से वेपर की तरह आप ठंडियों में देखेंगे भाप निकलती है। तो जब वो भाप या एयर के साथ जो लिक्विड बाहर जाता है वो मिक्स हो जाता है हवा में और उसमें भी जीवाणु बाहर आ जाते हैं। तो ये जो एयरसॉल होता है उसके भी संक्रमण में उसके भी कोई व्यक्ति संपर्क में आता है तो वो संक्रमित हो सकता है निमोनिया के जीवाणुओं से। अब हम बात करते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के बर्तन या वस्तुओं आदि के छूने से भी संक्रमण होता है। अब इसका उपचार क्या है, इस रोग का ट्रीटमेंट क्या है? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें। किसी को निमोनिया रोग या सर्दी बहुत हो रही है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रहें। उसके इस्तेमाल की गई वस्तुओं का प्रयोग न करें, उनकी उपयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। साथ में रोगी के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई निमोनिया से पीड़ित है तो उसको एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं उनको लेना चाहिए। इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि जो एंटीबायोटिक दवा होती हैं वो सीधे जीवाणुओं पे आक्रमण करती हैं जिससे कि उनकी संख्या में बड़ी तेज़ी से गिरावट होती है, यहाँ तक कि सारे बैक्टीरिया मर भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले रोग के बारे में जिसको हम अतिसार या पेचिस या हम डिजेंट्री कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द होगा डिजेंट्री, अंग्रेजी में एक डायरिया भी होता है। तो डिजेंट्री और डायरिया में अंतर क्या होता है कि यदि मल के साथ खून आ रहा है तो वो डिजेंट्री हो जाएगा, लूज मोशन हो रहा है और ब्लड नहीं आ रहा है तो वो डायरिया हो रहा है। यानी डायरिया जब और आगे बढ़ जाता है तो वो अतिसार, पेचिस या डिजेंट्री में बदल जाता है। अब होता क्या है, यह भी ज़्यादातर जीवाणुओं से होता है, कभी कभी विषाणुओं के द्वारा होता है, फूड पॉइजनिंग भी होती है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। यह रोग जीवाणु, और वो कौन सा जीवाणु, सिगेला जो जीनस हैं उस जो प्रजाति के जितने भी जीवाणु होते हैं वो ज़्यादातर ये पेचिस या अतिसार के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। समझिएगा, जिगेला जो जीनस होता है जीवाणुओं में उसके जितने भी स्पीसीज़ के हैं वो क्या करते हैं, अतिसार या पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं। साथ में सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। अब थोड़ा हम रोग के लक्षण को समझते हैं। रोगी के आंत जो इंटेस्टाइन होती है उसमें सूजन आ जाती है। अब कोई रोग अगर ये सिनेजिला वायरस उसके अंदर चला जा रहा है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो वहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं और उस इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवारों में हो रही उनमें इन्फेक्शन उत्पन्न कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ जा रही है। वहाँ पे की जो पतली जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, उनमें जब उनमें कटान आ जाता है, वो कट जाती हैं तो उससे ब्लड सिक्रीट होने लगता है, जो कि जब आदमी लैट्रिन जाएगा, मल त्याग करेगा तो उसके साथ मल में क्या जाता है, खून आने लगता है। तो ये पेचिस या अतिसार का लक्षण है कि उस व्यक्ति के लैट्रिन के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आने लगता है। साथ में रोगी को बुखार आ जाता है और दर्द एवं कमजोरी, उसको पेट दर्द होगा और साथ में उसको वीकनेस अधिक आ जाएगी। जब उसके शरीर से ब्लड बाहर जा रहा है, बुखार आ रहा है तो इस हिसाब से उसमें क्या हो जाती है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। साथ में उल्टी होने यानी वोमिटिंग होने लगता है, उसको दिक्कत होती है तो वह उल्टी के साथ साथ उसके लूज मोशन होते हैं। तो यह सारे लक्षण अतिसार या पेचिस के थे। अब हम बात करते हैं इनका उपचार, ट्रीटमेंट। रोगी को एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनमें हम एंटीबायोटिक दवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं से बहुत तेज़ी से जो जीवाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। साथ में हमेशा ताज़ा खाना और साफ़ पानी पीना चाहिए। यह ज़रूर हमको गौर रखना चाहिए कि हम जो डेली बेसिस पे हम खाना खा रहे हैं या जो पानी पी रहे हैं उसमें बहुत अधिक स्वच्छता होनी चाहिए। और हम जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड जो हम रास्तों में चाट, चाउमीन या ये खाते हैं, इससे हमको बचना चाहिए। और या फिर वहाँ खाना चाहिए जहाँ बहुत अच्छी साफ़ सफाई या उसको ढक के रखा जाता है। तो यहाँ तक
ये वीडियो कंप्लीट हो गया। जीवाणु के बारे में थोड़े और जो रोग हैं उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।